Hey guys, welcome back to my channel. This is part 5 of chapter financial management, and today we will see the concept of capital structure. Now, it is a proportion of debt and equity used for financing the business. आप लोगों को मैंने पहले भी बहुत बार बोला है, इतने सारे वीडियोस में मैंने बताया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में पैसा कहाँ से आता है, डेट से आता है या इक्विटी से आता है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या बताता है कि डेट एंड इक्विटी का क्या प्रपोर्शन है, क्या रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल कि कोई कंपनी जो है वो डेट लेती है यहाँ पे, ठीक है, इक्विटी लेती है, लोन लेती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बैंक से कुछ ले ली, ठीक है, बैंक से कुछ ले लिया, फिर कुछ बॉन्ड्स इशू कर दिया, ठीक है। तो ये बताता है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या रेशियो है, कि इसमें से कितना डेट है। अब बताइए इसमें से कितना डेट है। ये डेट है, ठीक है, बॉन्ड्स डेट हो गया, लोन्स डेट हो गया, डिवेंचर डेट हो गया, ठीक है, बैंक से पैसा लिया हुआ डेट हो गया, ठीक है, और इक्विटी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये ना एक प्रपोर्शन बताएगी कि एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ने कितना डेट यूज़ किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन में एंड कितना इक्विटी यूज़ किया है। सो अ कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। एक कैपिटल स्ट्रक्चर हमेशा एक ऐसा होना चाहिए जिसमें कि इक्विटी शेयर बढ़ा रहे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक छोटा सा शॉप खोला, ठीक है, उस शॉप में आप कमा रहे हो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ और आपका पर डे का एक्सपेंस हो रहा है 110 रुपीज़। इसका मतलब आपके पास पैसा कम आ रहा है, ठीक है, और आपका खर्च ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि डिवेंचर फॉर एग्जांपल ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपने उधारी ज़्यादा ले लिया, डेट ज़्यादा ले लिया, ठीक है, और उसके उसके मुकाबले इक्विटी कम है, तो वो सही कैपिटल स्ट्रक्चर नहीं है। सो कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर शुड बी सच विच इंक्रीजेज द वैल्यू इक्विटी शेयर। जब इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ेगा तो कंपनी का शेयर बिकेगा, कंपनी का शेयर बिकेगा तो क्या होगा, वेल्थ बढ़ेगा शेयर होल्डर्स का। एंड अब मुझे बताओ कि जो शेयर होल्डर्स का वेल्थ है वो किसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नाउ सेकेंड पॉइंट, डेट एंड इक्विटी डिफर इन कॉस्ट एंड रिस्क। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि रिस्क में एंड कॉस्ट में, दोनों में ही डेट एंड इक्विटी बहुत डिफर करता है। फॉर एग्जाम्पल डेट क्या है, डेट लेस कॉस्टली है। डेट लेस कॉस्टली क्यों है, आप बैंक में गए, आपने मॉर्गेज रखा और आपको डेट मिल गया, राइट। और लेकिन डेट क्या है, वेरी रिस्की। क्यों, क्योंकि कंपनी इज बाउंड टू पे, कंपनी को है, कंपनी को पे करना होगा, बाउंड टू पे, कंपनी को पे करना पड़ेगा कैसे भी करके, चाहे अपने कंपनी के एसेट बेच के पे करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी बाउंड टू पे द चार्जेस ऑफ डेट। कंपनी को क्या करना पड़ेगा, जो अगर वो डिवेंचर लेती है, लोन लेती है, तो उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। लेकिन जो इक्विटी है, इक्विटी कॉस्टली है। आप सोचोगे मैम इक्विटी कॉस्टली क्यों है, क्योंकि जब इक्विटी कोई कंपनी इशू करती है तो क्या वो डायरेक्टली इशू कर सकती है, नहीं, उसके लिए उसे बहुत सारे पेपर वर्क करने पड़ते हैं, ठीक है, उसे सेबी में रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है, और क्या करना पड़ता है, प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है, ठीक है, और क्या करना पड़ता है, जितने भी ये सेबी के रूल्स है, उन रूल्स के अंडर रह के, ठीक है, सब सारे रूल्स को फॉलो करके, ठीक है, जितने भी पेपर वर्क है सारे कंप्लीट करके तभी वो शेयर जो है वो स्टॉक मार्केट में क्या होती है, लिस्ट होती है, ठीक है। लेकिन क्या वो ऐसे फ्री में हो जाती है, नहीं, उसके पीछे बहुत सारे चार्जेस है, उसके पीछे क्या है, ब्रोकर चार्जेस है, कमीशंस है, ठीक है, अंडर राइटर चार्जेस है, और ये बहुत सारे खर्चे हैं। तो क्या है, इक्विटी क्या है, रिस्क कम है, सेफ है, रिस्क है ही नहीं, सेफ है वो, ठीक है, आपका पैसा नहीं डूबेगा, लेकिन वो कॉस्टली है, उसको बहुत सारे प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन डेट क्या है, डेट आप मॉर्गेज रखिए, आप डेट ले लीजिए, समय से आप चुकाइए, ठीक है। समय से आप अगर चार्जेस पे नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने कार लिया, ठीक है, लोन में, अब आप कार नहीं चुका पाए, कार का लोन नहीं दे पाए, तो क्या करती है, बैंक आके कार उठा के लेके जाती है, राइट। सेम वही चीज़ है डेट में, ठीक है। आई होप दिस कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर इज क्लियर टू यू, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग ना इसको ब्रॉड वे में पढ़ते हैं। देखो ये तो बहुत ऑलरेडी ये एक बहुत ब्रॉड टॉपिक है, दैट इज डेट बाय इक्विटी, लेकिन इसको भी ईजी करने के लिए ना, ईजी करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो
Now, the next topic is financial leverage, which is related to capital structure. चलो, now company use the concept of financial leverage to set up capital structure. अब आप सोचोगे कि मैम ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया, कैपिटल फाइनेंशियल लेवरेज. ठीक है, ये पार्ट है किसका, कैपिटल स्ट्रक्चर का पार्ट है. फाइनेंशियल लेवरेज को ट्रेडिंग ऑन इक्विटी भी बोलते हैं. ठीक है, अब आप सोचोगे कि मैम सेम वही चीज़ दिख रहा है जो हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में पढ़ा था. ठीक है, देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो फाइनेंशियल लिवरेज का कॉन्सेप्ट है, ये ना इजी करता है किस कॉन्सेप्ट को, कैपिटल स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट को इजी करता है. हम जब कैपिटल स्ट्रक्चर निकालते हैं ना तो इस वे से निकालते हैं, फाइनेंशियल लिवरेज के हेल्प से निकालते हैं, या फिर ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, बोथ आर सेम. ठीक है, अब समझो कि फाइनेंशियल लिवरेज क्या है. इट मीन्स प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल. ठीक है, इसमें बताता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, मान ली ऑर्गेनाइजेशन का पूरा कैपिटल है, तो इस पूरे कैपिटल में डेट कितना लिया ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, वो बताएगा. ठीक है, इससे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था हमने, कैपिटल स्ट्रक्चर में क्या पढ़ा था, इट इज़ द रेशियो ऑफ डेट बाय इक्विटी, राइट. और ये क्या है, इट इज़ अ प्रपोर्शन ऑफ डेट, कि एक पूरे कैपिटल में, ठीक है, इस पूरे कैपिटल में कितना हमारा डेट लगा है, ठीक है, वो कौन बताएगा, फाइनेंशियल लिवरेज बताएगा. अगर किसी कंपनी का डेट आपको पता चल गया कि फॉर एग्जांपल आप ये कंपनी है, वो है 10 लाख की आपकी एक कंपनी है, ठीक है, उसके टोटल कैपिटल 10 लाख रुपए टोटल कैपिटल लगा, उसमें आपने जब फाइनेंशियल लिवरेज का यूज़ किया तो आपको समझ में आया कि 2 लाख रुपीज़ जो है वो डेट है. ठीक है, तो इक्विटी कितना हो गया, 8 लाख रुपीज़ हो गया. ठीक है, तो ये जो फाइनेंशियल लिवरेज है ना, वो हमें क्या बताती है कि कंपनी जो है वो डेट लेने के बाद कैसे परफॉर्म करती है. ठीक है, एक कंपनी जो है, देखो कंपनी सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर से नहीं चलेगी. ठीक है, क्योंकि सारे लोग इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं करते, तो कंपनी क्या करती है, इधर से लोन लेती है, इधर से डेट इशू करती है, बॉन्ड्स इशू करती है. तो वो सब में क्या, कि वो सब क्यों करती है, ताकि कंपनी के पास ज़्यादा पैसा आ सके. तो जब ज़्यादा पैसा जब कंपनी के पास आएगा तो इसका मतलब कंपनी के टोटल कैपिटल में डेट भी मिला हुआ है, इक्विटी भी मिला हुआ है. तो सिर्फ डेट का प्रपोर्शन निकालने के लिए फाइनेंशियल लिवरेज का हम लोग यूज़ करते हैं. ठीक है, तो अब हम लोग कैसे समझेंगे इस चीज़ को, इसके लिए ना हम लोगों ने 3 सिचुएशंस क्रिएट किया है. ठीक है, सबसे पहला क्या है कि एक कंपनी 1 है. ठीक है, ये कंपनी 1 जो है वो डेट जो है वो 0 है, मतलब उस कंपनी ने 0 डेट लिया है, मतलब उस कंपनी ने कोई उधारी नहीं लिया, जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो इक्विटी से किया. तो हमको देखना है कि उस कंपनी का अर्निंग कितना होगा. ठीक है, फिर दूसरी कंपनी है कंपनी 2. ठीक है, अब उस कंपनी ने डेट जो है वो थोड़ा सा लिया. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़ का कंपनी है, तो 10 रुपीज़ में उन्हें 2 रुपीज़ डेट लिया और 8 रुपीज़ खुद का लगाया. ठीक है, लोगों से लिया. ठीक है, और तीसरा कंपनी है, उसने क्या किया, थोड़ा डेट ज़्यादा लिया. ठीक है, तब उस कंपनी का अर्निंग क्या है. तो इस 3 सिचुएशंस में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि एक कंपनी है जहाँ पे फर्स्ट कंपनी ने कोई भी उधारी नहीं लिया, तो उस कंपनी का अर्निंग कितना हुआ. ठीक है, कंपनी नंबर 2 ने थोड़ा सा डेट लिया, तो उस कंपनी का अर्निंग कितना हुआ. और कंपनी 3 ने सबसे ज़्यादा डेट लिया, तो उस कंपनी का अर्निंग कितना हुआ. ठीक है, सो दिस सिचुएशन विल शो द लिंक बिटवीन डेट एंड इक्विटी. ये किसका लिंक शो करता है, डेट एंड इक्विटी का शो करता है. अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1 मार्क्स में, दैट विच कॉन्सेप्ट शोज द लिंक बिटवीन डेट एंड इक्विटी और डेट एंड अर्निंग्स, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनेंशियल लिवरेज हो जाएगा. चलो अब कुछ और कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, जो अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा. विथ डेट फंड्स कंपनीज फंड्स एंड अर्निंग्स इंक्रीजेस. देखो डेट से क्या होता है, कंपनी का फंड इंक्रीज होता है, ये तो आपको पता है. ठीक है, डेट से क्या होगा, कंपनी का फंड इंक्रीज करेगा. एंड अर्निंग इंक्रीजेस बिकॉज डेट इज चीपर सोर्स ऑफ रिसोर्सेज बट रिस्की. ठीक है, डेट से जल्दी कंपनी के पास पैसा आता है, लेकिन डेट क्या है, एक तरह का रिस्की मामला है. ठीक है, डेट हमको पे बैक करना पड़ेगा. ठीक है, इट विल इंक्रीज अर्निंग्स ओनली व्हेन द रेट ऑफ अर्निंग दैट इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शुड बी मोर देन रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखो अब आप सोच लो कि नया नया कॉन्सेप्ट आ जा रहा है. ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, राइट. दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट.
ठीक है। अब आप समझो आपने एक प्रोजेक्ट लिया, ठीक है, एक प्रोजेक्ट खरीदा, ठीक है, उस प्रोजेक्ट में आपने लगाया, ठीक है, आपने कहीं से उधार लिया, ठीक है, और उधार लेने के बाद आपको पे करना पड़ रहा है उस जो आपने लोन लिया ना उसको पे करना पड़ रहा है, 5% लोन का इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, ठीक है। और आपने जो इन्वेस्टमेंट किया जिसके लिए आपने लोन लिया था 5% इंटरेस्ट पे, ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, उस इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न मिल रहा है 4%। तो आप बताओ क्या ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है कि आप लोन लेके 5% का इंटरेस्ट चुका रहे हो लेकिन आपको रिटर्न में 4% मिल रहा है? नहीं है, ठीक है। इसीलिए डेट तभी काम करता है, डेट तभी अच्छा डेट बोला जाता है, ठीक है, जब उसका जो रिटर्न इन्वेस्टमेंट है कि जो इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आ रहा है वो ज़्यादा होना चाहिए आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट से, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। नाउ लेट्स सी थ्री सिचुएशंस, ये 3 सिचुएशंस मैंने बोला कि देखते हैं कि पहला जो सिचुएशन है जिसमें कि डेट ज़ीरो था, दूसरा सिचुएशन है जिसमें कि डेट थोड़ा सा था, और तीसरा जो सिचुएशन है, ठीक है, जिसमें कि डेट ज़्यादा है। तो एक कंपनी कैसे वर्क करती है वो देखने से पहले, ठीक है, वो सिचुएशन में जाने से पहले हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। इसमें ये थोड़ा आप बोल सकते हो कि थोड़ा अकाउंट से मैच करेगा, ठीक है, या फिर थोड़ा सा इतना लेंदी बिजनेस स्टडीज़ का जो चैप्टर है उससे तो उससे उसमें थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा मटेरियल है, बट ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। अब सबसे पहले कुछ कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग कि जो हम लोग निकालेंगे सिचुएशंस, ठीक है, डेट वाला, तो वो कैसे, उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आएगा। सबसे पहला आएगा EBIT। सबसे पहले क्या आएगा? EBIT। EBIT का मतलब क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखो क्या होता है ना, जब भी कंपनी कमाती है, ठीक है, अपना अर्निंग करती है, तो वो क्या करती है, कहीं पे अगर कहीं से लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट पे करती है और गवर्नमेंट को टैक्स देती है। ये तो कंपलसरी गवर्नमेंट को टैक्स देना, और अगर लोन लेगा तो इंटरेस्ट भी पे करना कंपलसरी है। तो ये जो EBIT है, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये है हमारा ग्रॉस अर्निंग, कि कंपनी ने इतना अर्न किया, अभी तक किसी को भी इंटरेस्ट भी पे नहीं किया है, टैक्स भी पे नहीं किया है, तो EBIT, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट है EBT। अब क्या है? अर्निंग बिफोर टैक्स। इसका मतलब कंपनी ने इंटरेस्ट तो पे कर दिया पर टैक्स पे नहीं किया, ठीक है। अब तीसरा है EAT। EAT क्या है? अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब टैक्स भी पे कर दिया, इंटरेस्ट भी पे कर दिया, अब जो हमारा जो अमाउंट बचा, ठीक है, वो हमारा मेन प्रॉफिट अमाउंट हो गया, मेन अर्निंग हो गया, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट है दैट इज EPS। EPS का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर, ठीक है, कि जब देखो शेयर होल्डर जब कंपनी में पैसा लगाता है तो क्या करता है, वो देखता है ना कि हम मुझे कितना फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो आप समझो कि एक आदमी ने 1 लाख रुपीज़ जो है, फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने 1 लाख शेयर खरीद लिया, ठीक है, 1 लाख शेयर खरीदा, ठीक है, और उसको फॉर एग्जाम्पल पर शेयर 1 रुपीज़ का उसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब पर शेयर उसे 1 रुपीज़ करके मिल रहा है, तो जब उसे फ़ायदा होगा तो आप सोचो उसको कितना फ़ायदा होगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? अर्निंग पर शेयर अगर हमें पता चल गया, अगर हमें 1 लाख शेयर पे, हर शेयर पे 1 रुपये करके मिल रहा है, तो वो जो शेयर होल्डर है उसको 1 लाख रुपीज़ का फायदा हो गया, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अर्निंग पर शेयर निकाला है, जिसका अर्निंग पर, जो सिचुएशन का अर्निंग पर शेयर ज़्यादा होगा वो सिचुएशन सबसे बेस्ट होगा, ठीक है। तो अर्निंग पर शेयर निकालने का क्या फॉर्मूला है? EAT, जो आपने यहाँ निकाला, EAT डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है, कि कितना इक्विटी शेयर है, ठीक है। चलो अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं अर्निंग पर शेयर का। अर्निंग पर शेयर पूरा कैलकुलेट करने के लिए जब हम यहाँ तक आएंगे तो उसका क्या एक फॉर्मूला है? EBIT में सबसे पहले इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ये सारे क्वेश्चंस में गिवन रहेंगे। EBIT माइनस इंटरेस्ट तो बन जाएगा EBT, EBT माइनस टैक्स तो बन जाएगा EAT। अब क्या है? EPS आपको निकालना है, तो आपको उसका फॉर्मूला हो जाएगा EAT डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, ठीक है। ये एक बार फिर से आप समझ लो। फॉर एग्जाम्पल एक 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 शेयर होल्डर्स ने 1 लाख शेयर खरीदा था 10 रुपये करके, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कितना शेयर खरीदा? 1 लाख शेयर खरीदा 10 रुपीज़ करके, तो इसने कितना इन्वेस्ट किया? 10 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या है? अब
कंपनी निकालती है कि हम अपने शेयर होल्डर्स को कितना अर्निंग पर शेयर दे पा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी का निकला 1 रुपीज़ करके दे पा रहे, इसका मतलब इसने क्या किया, जब वो 1 लाख रुपीज़ लगाया था, 1 लाख शेयर लिया था 10 रुपीज़ करके, तो 1 रुपीज़ करके उसको जब फ़ायदा मिला तो उसको टोटल 1 लाख रुपीज़ का फ़ायदा मिल गया। ठीक है, तो ये जो अर्निंग पर शेयर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी से पता चलता है कि कंपनी कितना ग्रो कर रही है। जितना अर्निंग पर शेयर कम होगा वो उतना कंपनी के लिए लॉस है। ठीक है, और इसीलिए हम लोग 3 सिचुएशंस को देखेंगे। सो दीज आर 3 सिचुएशंस। सबसे पहला सिचुएशन 1 में क्या है कि एक कंपनी जो है वो टोटल कैपिटल लगाती है 50 लाख, जिसका इक्विटी कैपिटल कितना होता है 50 लाख, क्योंकि 50 ऊपर लगाया था 50 लाख, जो कि 5 लाख शेयर करके 10 रुपये करके एक है। ठीक है, इस कंपनी ने डेट 0 लिया है, नील है। ठीक है, इस कंपनी ने टैक्स कितना पे किया, 30% पे किया है, क्योंकि टैक्स कंपलसरी है, पे करना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन डेट, ठीक है, जब डेट ही नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन डेट भी 0 ही है। ठीक है, उसके बाद ईबीआईटी गिवन है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जो मैंने आपको पीछे बताया। ठीक है, कि कंपनी का जो ग्रॉस अर्निंग है वो टोटल है 7 लाख रुपीज़। ना कम टू सिचुएशन नंबर 2, टोटल कॉस्ट इज अगेन 50 लाख। ठीक है, इक्विटी शेयर क्या है 40 लाख, दैट इज 4 लाख इंटू 10 ईच। ठीक है, अब समझो कि 50 लाख में से 40 लाख अगर इक्विटी कैपिटल है तो 10 लाख कहाँ से लिया, डेट से लिया 10 लाख। ठीक है, अब 10 लाख डेट से लिया, कम गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे कर रहे हैं 30%। इंटरेस्ट ऑन डेट, अब भाई आपने डेट लिया तो डेट का इंटरेस्ट भी तो आप पे करोगे। ठीक है, तो 10% डेट का इंटरेस्ट है और ईबीआईटी गिवन है 7 लाख। ठीक है, तीसरा सिचुएशन में चलते हैं। टोटल कैपिटल अगेन 50 लाख, इक्विटी कैपिटल कितना है 30 लाख, 3 लाख इंटू 10 रुपीज़ करके। ठीक है, 3 लाख इंटू 10 रुपीज़ करके। ठीक है, डेट कितना है 20 लाख, 50 में 30 अगर इक्विटी है तो 20 क्या डेट है। ठीक है, टैक्स कितना लगा 30%, सेम वही। इंटरेस्ट ऑन डेट कितना लग रहा है 10%। ईबीआईटी कितना गिवन है 7 लाख रुपीज़। सो दीज आर 3 सिचुएशंस। हम इस तीनों सिचुएशन में क्या करेंगे, कैलकुलेट ईपीएस। ठीक है, हम लोग ईपीएस इसमें कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब नाउ सी सिचुएशन नंबर 1। ठीक है, चलो फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं। ईबीआईटी कितना है, ऑलरेडी गिवन है 7 लाख रुपीज़। ठीक है, ईबीआईटी में हम लोग क्या सबसे पहले लेस करते हैं, इंटरेस्ट को लेस करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट को लेस करेंगे। ठीक है, तो अब इंटरेस्ट हम क्यों पे करेंगे, पहले वाले कॉन्सेप्ट में हम इंटरेस्ट को तो पे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने कोई डेट लिया ही नहीं। ठीक है, तो इंटरेस्ट हो गया 0। ठीक है, तो हमारा क्या निकला, ईबीटी कितना निकला 7 लाख रुपीज़ ईबीटी निकल गया। ठीक है, अब क्या है, ईबीटी में हम लोग क्या लेस करेंगे, टैक्स लेस करेंगे। ठीक है, जो कि टैक्स कितना है 30% ऑफ ईबीटी। ठीक है, 30% ऑफ ईबीटी कितना होता है 30%, 7 लाख का 30% होता है 2 लाख 10। ठीक है, अब 2 लाख 10 होता है, तो अब ईबीटी में टैक्स माइनस कर दिया तो आया ईएटी कितना आया 4 लाख 90 आया 4 लाख 90। ठीक है, चलो ये सब का भी हम लोग निकाल लेते सेम वेव से। ईबीआईटी इसमें कितना गिवन है, देखो 7 लाख रुपीज़ गिवन है। अब माइनस इंटरेस्ट, अब मुझे आप बताइए कि इसमें डेट कितना था, 10 लाख रुपीज़ डेट था ना। ठीक है, 10 लाख रुपीज़ डेट था, 10 लाख का 10% कितना इंटरेस्ट दिया हुआ है, इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है। 10 लाख का 10% अगर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे तो 1 लाख रुपीज़ होता है, आया 6 लाख रुपीज़। क्या आया 6 लाख रुपीज़, ईबीटी आया। अब ईबीटी में टैक्स माइनस कर दो। ठीक है, तो टैक्स कितना 30% दिया हुआ है, 30% ऑफ ईबीटी। 6 लाख का 30% कितना होता है 1 लाख 80, माइनस कर दिया 1 लाख 80, कितना आएगा 4 लाख 20।
राइट। अब चलो सिचुएशन नंबर 3 में। आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा, तो आप खुद भी बना लेंगे। ईबीटी अगेन 7 लाख रुपीज़ लेस करिए इंटरेस्ट, ठीक है। अब इंटरेस्ट किसका लग रहा है? डिवेंचर का लग रहा है ना। तो 20 लाख का 30% बताइए भाई, सॉरी 20 लाख का 10% बताइए भाई कितना होता है? 2 लाख रुपए होता है। बचा कितना हमारे पास? 5 लाख रुपीज़ बचा, जो कि क्या हुआ? ईबीटी आ गया ना, ठीक है। अब उसमें भाई टैक्स को माइनस कर दो। कितना? 30%। यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ 30% ऑफ ईबीटी। कितना होता है भाई? 5 लाख का 30%, 150,000, 1.5 लाख रुपये होता है, ठीक है। अब 3,50,000 आया, 3,50,000, ठीक है। इतना हुआ। अब तीनों में आपको क्या दिख रहा है कि इसका ईएटी निकला 4,90,000, इसका ईएटी निकला 4,20,000, इसका ईएटी कितना निकला? 3,50,000। तीनों का अलग अलग निकल गया, ठीक है। सिचुएशन 1 का अलग, सिचुएशन 2 का अलग, सिचुएशन 3 का अलग। हमको निकालना क्या है? ईपीएस निकालना है। तो ईपीएस का फॉर्मूला जल्दी से बताइए, क्या फॉर्मूला है? ईएटी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, राइट। चलो सिचुएशन 1 का बताओ कैसे निकलेगा। ईएटी कितना? 4,90,000। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, देखो यहाँ पे आप लोग गड़बड़ करते हो। ये 50 लाख टोटल कैपिटल है, तो इस शेयर कितना है? 5 लाख ही शेयर है, 5 लाख, ठीक है। अब इसका भी देखते हैं ईपीएस। ईएटी कितना निकला, ठीक है। अब इसका टोटल शेयर कितना है? 40 लाख। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 4 लाख। अब इसका भी ईपीएस देखो भाई, जल्दी से कैलकुलेटर निकालो, ठीक है। इसका है 3,50,000 और इसका कितना है? 3 लाख इक्विटी शेयर, ठीक है। अब जल्दी से कैलकुलेटर निकालो, ठीक है। चलो अब इसका बताओ कितना होगा? ईपीएस कितना निकलेगा? 0.98 निकलेगा। इसका ईपीएस कितना निकलेगा? 1.05 निकलेगा। चलो इसका ईपीएस बता दो भाई कितना निकलेगा? 1.16 निकलेगा। अब देखो यहाँ पे ना गेम बदल गया, गेम बदला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको ईएटी देखो सबसे ज़्यादा यहाँ था, फिर उससे कम यहाँ, उससे कम यहाँ। लेकिन देखो जैसे ईपीएस हम लोगों ने निकालना, पूरा गेम बदल गया, ठीक है। और हमने पीछे क्या पढ़ा कि जिसका जितना ज़्यादा ईपीएस होगा उतना फ़ायदा है। इसका मतलब हर शेयर में सिचुएशन 3 जो है, जिसका डेट कितना था? 20 लाख रुपीज़ था, ठीक है। जिसका डेट जो है वो 20 लाख रुपीज़ था, इंटरेस्ट जो है वो 10% था, ठीक है। इसका मतलब उधार ली थी वो 20 लाख रुपीज़, जिसमें कि 10% वो इंटरेस्ट भी दे रही थी। तो उसका ईपीएस निकला 1.16। मतलब हर एक शेयर होल्डर को 1.16 का हर एक शेयर में फ़ायदा हो रहा है। ये समझा, ठीक है। ये समझ लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हम लोगों को आरओआई भी निकालना होगा। अब आरओआई क्या है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। अब हम लोगों ने क्या देखा कि हमने भाई डेट तो लिया 20 लाख रुपीज़, ठीक है, और इसमें इंटरेस्ट पे करे 10%। तो हमको देखना है कि हमारा जो रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, कि हम जो ने इन्वेस्ट किया 20 लाख रुपीज़ उधार लेके 10% उसके इंटरेस्ट देके, तो हमारा जो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो तो ज़्यादा आना चाहिए, रिटर्न तो हमें ज़्यादा आना चाहिए। अगर रिटर्न ज़्यादा आ गया 10% से, तो ही ये जो है डेट लेना सही होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि रिटर्न को कैसे निकालते हैं। चलो
हाउ टू कैलकुलेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। उसका सिंपल एक फॉर्मूला है, EBIT बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो हमको तो ये समझ में आ रहा है कि तीसरा वाला बेटर है, ठीक है, तो हम तीसरे वाले का निकाल लेते हैं। EBIT तीसरे वाले का कितना है भाई, 7 लाख रुपीज़ है। टोटल इन्वेस्टमेंट्स कंपनी ने कितना किया था, टोटल कैपिटल 50 लाख रुपए लगा दिए थे। ठीक है, इंटू 100। अब जब आप इसका इंटरेस्ट निकालोगे ना तो ये निकलेगा 14%। कितना निकलेगा, 14%। इसका मतलब इस सिचुएशन 3 में इस कंपनी ने डेट लिया था 20 लाख रुपया, इंटरेस्ट लगाया था 10 लाख रुपए, ठीक है, तो इंटरेस्ट लगा 10 लाख रुपए, लेकिन रिटर्न कितना मिल रहा है, 14 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, 14 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि दिस प्रपोजल इज ओके। इसका मतलब क्या है, सिंपल, कि डेट लेने के बाद भी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही। देखिए इस कंपनी ने, इसने तो कोई भी डेट नहीं लिया, राइट, लेकिन फिर भी देखो सिचुएशन 3 क्या हो गया, हमारा बेस्ट हो गया। तो अब आप लोग ये भी सोच सकते हो कि मैम इसका तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आया, ठीक है, आप कोई ऐसा क्वेश्चन दीजिए जिसमें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हो सकता है कम आए, ठीक है, या कोई और सिचुएशंस। ठीक है, तो चलो आपके लिए एक होमवर्क है, ठीक है, आप इसे सॉल्व करो और मुझे बताओ कि आपसे बना या नहीं बना। सी पिछली बार जो 2024 का जो बैच था, ठीक है, उसमें ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का जो क्वेश्चन है वो पूछा था। ठीक है, आप जब सेट्स को देखोगे, जो सेट आता है अलग अलग क्वेश्चंस आता है, तो एक सेट में ये क्वेश्चन था, ठीक है, निकालने के लिए, दूसरे सेट में नहीं था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी पहले नहीं पूछता था, लेकिन जैसे मैंने देखा प्रीवियस वाले में पूछा था, उससे भी प्रीवियस वाले में पूछा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और हाउ टू कैलकुलेट EPS। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, देख के थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन है ऐसे ही कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इजी है, मतलब समझने लायक है, क्योंकि आप लोग अकाउंट्स बनाते हो। ठीक है, तो ये सब कॉन्सेप्ट आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। ठीक है, so that's all for today. In our next class we will see factors affecting capital structure. बहुत सारे पॉइंट्स है इसमें, पर सारे पॉइंट्स आई विल नॉट एक्सप्लेन। क्यों, क्योंकि सारे पॉइंट्स जो है वो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा ये नहीं है, आते नहीं है एग्ज़ाम में। ठीक है, बट कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस चैप्टर, ये जो चैप्टर है इसमें 2-3 टॉपिक ही होगा। ठीक है, फिर हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस चैप्टर। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने मेरा प्रीवियस जो 4 वीडियोज़ है वो देखा होगा, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इससे 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, और अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाओगे। आप सिर्फ अगर सोचोगे कि मैं एग्ज़ाम से पहले पढ़ के चला जाऊँ, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, वो आपसे क्वेश्चन भी नहीं बनेगा, एक भी इस क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि पहले के पैटर्न में जब हम लोग पढ़ाई करते थे, ठीक है, जब हम लोगों का जो 12th का बैच हुआ करता था, उस टाइम पे क्वेश्चंस जो है इतने केस बेस्ड स्टडी नहीं थे। अब पैटर्न चेंज हो चुका है। ठीक है, अब आपका पैटर्न फुल्ली चेंज हो चुका है। जो बच्चे थोड़ा कम ध्यान देते हैं पढ़ाई में, जो सोचते हैं कि हम 1 महीना पहले यूट्यूब करेंगे तो हमसे सब हो जाएगा, सी अब 1 महीना पहले हार्डली 1-2 चैप्टर ही पढ़ पाओगे। इट्स बेटर कि आप, अगर आपको अच्छा मार्क्स स्कोर करना है, 95+ स्कोर करना है, ठीक है, तो आपको BST शुरू से पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है, सो स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, अपनी पढ़ाई अच्छे से कीजिए, खूब मेहनत करिए। अभी आफ्टर 2 months, 2 to 3 months आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब फिर पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा, राइट, क्योंकि देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान देना है। स्कोर अगर लाना है तो BST तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो, स्टडी हार्ड, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, वी विल सी, वी विल मीट अगेन। बाय, टेक केयर।